ओके, तो वेक्टर्स से शुरुआत करते हैं अभी। तो वेक्टर्स जो टॉपिक है, थोड़ा विजुअलाइजेशन तुम्हें थोड़ा सा यूनिक रखना होगा, ठीक है? मतलब थोड़ा सा अच्छा विजुअलाइजेशन रखना पड़ेगा वेक्टर्स में, ठीक है? क्योंकि वेक्टर्स एक एक्चुअली एक 3D टॉपिक है ना? पहले पहले 2D देखेंगे हम लोग, बट एक्चुअली वेक्टर्स एक 3D टॉपिक है, तो 3D में इमेजिन करना होगा, ठीक है? तो यहाँ पे भी मैं लिखूंगा तो ज्यादा 2D में ही दिखने वाला है, तो 3D में तुम्हें विजुअलाइज करना पड़ेगा, बनाऊंगा मैं ऐसे कि तुम विजुअलाइज कर सको, ठीक है? ओके, तो पहले वेक्टर को जान लेते हैं वो क्या होता है, ठीक है? वेक्टर को हम लोग पहले जान लेते हैं। तो वेक्टर क्या होता है? एक रे के जैसा होता है। रे मतलब एक साइड पे आ रहा है, एक साइड पे कुछ भी नहीं, ठीक? तो ये रे हो गया। तो रे का एक इनिशियल पॉइंट है और एक टर्मिनल पॉइंट है। टर्मिनल पॉइंट कौन सा है बताओ? टर्मिनल पॉइंट जहां पे मेरा जो वेक्टर है वो एंड हो रहा है, ठीक है? तो वही होगा मेरा टर्मिनल पॉइंट। सो दिस इज माय टर्मिनल पॉइंट। ये मेरा टर्मिनल पॉइंट कहलाता है। और इनिशियल पॉइंट क्या है? ये इनिशियल पॉइंट। ये समझ में आ गया? टर्मिनल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट। सपोज ये है पॉइंट ए और ये पॉइंट बी है, तो इसको हम लोग बोलेंगे ए बी वेक्टर। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ए बी वेक्टर, ठीक है? दिस इज ए बी वेक्टर, ठीक है? और ये वेक्टर जो है, ये है तो टर्मिनल पॉइंट, बट ये वेक्टर हम किसी भी डायरेक्शन में मूव करवा सकते हैं, ठीक है? ये भी हम लोग पढ़ेंगे कि वेक्टर कैन मूव along the line and also parallel to itself, ठीक है? ऐसे भी हम लोग वेक्टर को मूव करवा सकते हैं। तो ऐसे हो जाएगा वेक्टर मूव, ऐसे, ठीक है? पैरेलल होना चाहिए, डायरेक्शन सेम होना चाहिए। तो ऐसे मूव करवा सकते हैं फॉर वेरियस कैलकुलेशंस या पर्पस, ठीक है? तो बाद में देख लेंगे हम लोग। पहले हम लोग वेक्टर को यहाँ पे जान रहे हैं। तो वेक्टर का एक इनिशियल पॉइंट होता है, एक फाइनल पॉइंट होता है, ठीक है? इसको हम लोग ए बी वेक्टर बोलते हैं, फिर ए बी बार बोल देते हैं, ठीक है? बट बार का प्रयोग हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर्स में भी कर सकते हैं, ठीक है? तो इसलिए हम लोग वेक्टर ही बोलेंगे। ठीक है, चलो। कभी कभी सपोज इसको ए बी वेक्टर ना बोल के, सपोज मैंने इस साइड का नाम दे दिया, इस दिस साइड इज स्मॉल ए साइड, तो मैं इसको बोलूंगा स्मॉल ए वेक्टर, ठीक है? ए वेक्टर, ऐसे ऐसे भी बोल सकते हैं। ओके, अभी नेक्स्ट पॉइंट हम लोग जानेंगे वेक्टर के बारे में। वेक्टर होता क्या है? जिसका मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होता है। ये वेक्टर क्वांटिटी हम लोग ने पढ़ा है। वेक्टर क्वांटिटी मतलब जिसका मैग्नीट्यूड होता है और जिसका डायरेक्शन होता है। तो ऑब्वियसली वेक्टर्स अगर टॉपिक पढ़ रहा हूं मैं, तो उसका मैग्नीट्यूड भी होगा और उसका डायरेक्शन भी होगा। डायरेक्शन तो हमें एक स्पेसिफिक दिख रहा है कि ये इधर जा रहा है, ये डायरेक्शन है इसका, ठीक है? ऑब्वियसली हम लोग एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो ये थीटा एंगल बना के जा रहा है, तभी हम लोग डायरेक्शन को स्पेसिफाई अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है? बट उनकी तरफ नहीं जाते हुए पहले हम लोग मैग्नीट्यूड को देख लेते हैं, ठीक है? तो मैग्नीट्यूड को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और होता क्या है मैग्नीट्यूड, वो देखते हैं। तो मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर क्या होता है, ठीक है? तो दैट इज सिंपली, एक सेकेंड। अच्छा, तो यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है? दैट इज द लेंथ ऑफ द वेक्टर। लेंथ ऑफ द वेक्टर कहाँ से कहाँ होगा? पॉइंट हमें दिख रहा है इनिशियल और टर्मिनल। तो लेंथ हमेशा क्या होगा? लेंथ ऑफ ए बी, एल ऑफ ए बी ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। दैट विल बी, चलो 5 मीटर का है तो 5 मीटर का, 5 मीटर का ये लेंथ है इसका, ठीक है? इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं? हम लोग लिखते हैं कि ए बी बार, अगर ए बी वेक्टर मैंने लिखा तो उसका मैग्नीट्यूड कैसे सिग्निफाई करेंगे? ऐसे मॉड्यूलस लगा के, ठीक है? दोनों जगह डंडा लगा के, ठीक है? तो इस दिस इज नथिंग बट लेंथ ऑफ ए बी, दैट इज इक्वल्स टू 5 मीटर। दैट इज इक्वल्स टू 5 मीटर, ठीक है? तो ए बी वेक्टर का हम लोग कैसे लिख सकते हैं? ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम लोग ऐसे लिखेंगे। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे। बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे। जो भी होगा इसका आंसर वो अलग बात है, बट हम लोग मैग्नीट्यूड को कैसे स्पेसिफाई कर रहे हैं? मॉड डाल के स्पेसिफाई कर रहे हैं, ठीक है? मॉड्यूलस का यूज करके। ओके, ठीक है? तो इतना हम लोग ने वेक्टर को जाना, वेक्टर का मैग्नीट्यूड तक हम लोग ने देखा।
अब हम लोग देखेंगे कुछ स्पेशल टाइप के वेक्टर्स, ठीक है, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स जो कि काम आते हैं, ठीक है, किसी भी वेक्टर को अंडरस्टैंड करने के लिए ये जो नॉर्मल सा वेक्टर्स है वो काम आते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं अभी, टाइप ऑफ वेक्टर्स। टाइप्स ऑफ वेक्टर्स में पहला जो टॉपिक है मेरा, पहला जो पॉइंट है दैट इज जीरो वेक्टर। अब जीरो वेक्टर के नाम से ही समझ में आ रहा है कि जीरो वेक्टर मतलब इसका लेंथ कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। ठीक, अब लेंथ जीरो होगा तो बताओ, अगर ये वेक्टर है और इस वेक्टर का लेंथ जीरो है तो बताओ इनिशियल पॉइंट कहाँ पे और टर्मिनल पॉइंट कहाँ पे। तो दोनों तो एक ही जगह पे होगा क्योंकि लेंथ जीरो है मेरा। अगर लेंथ जीरो है तो इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट क्या है, सेम ही तो हो गए। ठीक है, मतलब एक डॉट जैसा ही हो गया। अभी अगर डॉट रहेगा तो बताओ इसका डायरेक्शन क्या रहेगा, बताओ डॉट का डायरेक्शन क्या होता है। तो डायरेक्शन इसका डेफिनाइट नहीं हो सकता। तो दिस इज जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर का मतलब अगर ये जीरो वेक्टर है तो इसका लेंथ जीरो होगा और ये डायरेक्शन लेस होगा, हम लोग इसको डायरेक्शन नहीं दे सकते। ठीक है, तो जीरो वेक्टर आता कहां से है। ठीक है, सपोज मैंने ये पॉइंट दे दिया, ए पॉइंट है ये। ठीक है, तो इसको डिनोट कैसे करेंगे एक्चुअली। ठीक है, तो उसको हम लोग कैसे डिनोट करेंगे, ए ए बार से। ए ए बार, दिस इज द जीरो वेक्टर ए ए बार। ए बार का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड मतलब मॉडल्स लगा दूंगा, इज इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, तो ऐसे हम लोग इसको डिनोट करेंगे जीरो वेक्टर। ठीक है, और जीरो वेक्टर कैसे आएगा बाद में देखेंगे हम लोग, डॉट प्रोडक्ट में क्रॉस प्रोडक्ट में जीरो वेक्टर आ जाता है। ठीक है, जीरो वैल्यू आ जाता है। ओके, तो जीरो वेक्टर तो हो गया। ठीक है, जीरो वेक्टर मतलब एक पॉइंट रहेगा, उसी पॉइंट को दो बार लिख दो, ए पॉइंट है तो ए ए, और साथ में वेक्टर का चिन्ह लगा दिया मैंने, बार वाला। और अगर मैग्नीट्यूड बताना है तो मॉडुलस और इक्वल टू जीरो ऑब्वियसली, क्योंकि ये जीरो वेक्टर है, इसका कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है क्योंकि ये पॉइंट है। अभी आ जाते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पे, दैट इज यूनिट वेक्टर। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत जगह पे काम आता है, मैथ्स फिजिक्स सब जगह पे ये यूनिट वेक्टर का कॉन्सेप्ट काम आएगा। अभी यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर किसी भी वेक्टर का मुझे डायरेक्शन दे सकता है। ठीक है, देखो जैसे जैसे एक वेक्टर है मेरे पास, ठीक है, एक वेक्टर है बहुत बड़ा। ठीक है, ये वेक्टर क्या है, ये वेक्टर है ए बी वेक्टर, ए बी वेक्टर। ओके, ए बी वेक्टर है ये। तो मुझे इसमें से ये पूरा ए बी वेक्टर नहीं चाहिए। ठीक है, मुझे पूरा ये ए बी वेक्टर चाहिए नहीं। भाई मुझे इसका सिर्फ डायरेक्शन चाहिए, मेरे को काम है इसके डायरेक्शन का सिर्फ। तो मैं पूरा ए बी वेक्टर लेके क्या करूंगा बताओ, है ना। मुझे इसका डायरेक्शन किसी और को देना है। ठीक है, इसका डायरेक्शन मुझे किसी और को देना है। सपोज यहाँ पे मैग्नीट्यूड करके बैठा है ये यहाँ पे बैठा है दो। ठीक है, इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, इसका मैग्नीट्यूड है टू। अब मुझे इसको डायरेक्शन असाइन करना है। ठीक है, मुझे इसको डायरेक्शन असाइन करना, मैग्नीट्यूड मेरे पास है। ठीक है, अब मुझे ए बी वेक्टर का डायरेक्शन चाहिए। ठीक है, कोई भी कारण से हो सकता है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के कारण से हो सकता है। ठीक है, बट मुझे क्या चाहिए, मुझे ए बी वेक्टर का जो है डायरेक्शन ही चाहिए, मुझे मैग्नीट्यूड नहीं चाहिए उसका। ठीक है, तो अगर मुझे डायरेक्शन चाहिए सिर्फ, सपोज एक मेरे मन में ख्याल आया, मैं बोलूंगा टू मैग्नीट्यूड है और मैंने मल्टीप्लाई कर दिया ए बी वेक्टर से, तो इसको मिल गया ना ए बी वेक्टर का डायरेक्शन, मिल गया कि नहीं बता। तो हाँ भाई, इसको तो ए बी वेक्टर का डायरेक्शन मिल गया, तो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि टू तो पहले से मैग्नीट्यूड है, बट यहाँ पे जब मैंने ए बी वेक्टर को मल्टीप्लाई किया, इसको ए बी वेक्टर का डायरेक्शन तो मिल गया, बट ए बी का मैग्नीट्यूड भी इसमें जुड़ गया, इसमें ए बी का मैग्नीट्यूड भी जुड़ गया, तो इसका मैग्नीट्यूड टोटल कितना हो गया, दो हो गया। टू पहले से मैग्नीट्यूड था और ए बी का जो एडिशनल मैग्नीट्यूड है, सपोज ये 10 मीटर का होगा तो 2 × 10 इसका मैग्नीट्यूड भी आ जाएगा, 20 हो जाएगा। बट मुझे 20 करना है क्या, मैग्नीट्यूड तो 2 है ना मेरा, मुझे बस उसका डायरेक्शन चाहिए। तो डायरेक्शन अगर सिर्फ चाहिए तो मुझे बताओ क्या करना चाहिए, लॉजिक से सोचो। ठीक है, अगर मुझे डायरेक्शन चाहिए तो क्या करना चाहिए, फिर से हम लोग आते हैं इस पे, फिर से मैं क्वेश्चन करता हूँ। ठीक है, मेरे पास एक मैग्नीट्यूड है। ठीक है, मेरे पास एक मैग्नीट्यूड है सपोज 5। ठीक है, 5 न्यूटन सपोज फोर्स है मेरे पास। ठीक है, 5 न्यूटन का फोर्स है। ओके, 5 न्यूटन का फोर्स है, यूनिट से बाद में लिखेंगे। 5 न्यूटन का फोर्स है, उसका डायरेक्शन होना होना है ये डायरेक्शन पे, ये जो ए बी वेक्टर मैंने बनाया है उससे डायरेक्शन पे फोर्स लग रहा है। ठीक है, मुझे दिख रहा है कि ए बी वेक्टर के डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है।
तो अगर मुझे इसको डायरेक्शन देना है तो सिंपली मुझे ए बी वेक्टर का डायरेक्शन चाहिए। तो मैंने क्या किया, मैंने ए बी वेक्टर से इसको ऐसे लिख दिया 5 ए बी वेक्टर, 5 ए बी वेक्टर। करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको अभी ए बी वेक्टर का डायरेक्शन मिल चुका है। ठीक है, 5 कौन से डायरेक्शन में, ए बी वेक्टर का डायरेक्शन। बट प्रॉब्लम क्या है कि ए बी का खुद का मैग्नीट्यूड सपोज अगर 10 मीटर होगा, ए बी का खुद का मैग्नीट्यूड सपोज अगर 10 मीटर, यहाँ पे न्यूटन ले रहा हो तो न्यूटन, तो ए बी का खुद का मैग्नीट्यूड अगर 10 न्यूटन हो जाएगा तो क्या होगा, ऑलरेडी 5 है और ए बी वेक्टर में मल्टीप्लाई कर रहा हूं, अगर वेक्टर में मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो वेक्टर में मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा, ये ध्यान देना। वेक्टर में हमेशा मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। तो टोटल मैग्नीट्यूड इसका कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, क्योंकि 5 इसका ऑलरेडी है और 10 इसके वेक्टर के साथ आ रहा है। ठीक है, तो मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ डायरेक्शन चाहिए। तो इसी वजह से आया यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का नाम से ही पता है कि ऐसा वेक्टर हम लोग डायरेक्शन, सिर्फ डायरेक्शन देंगे, वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा 1। सपोज अभी 10 न्यूटन का ये वेक्टर है, ठीक है, 10 न्यूटन 10 मीटर कैसे भी समझो, यूनिट से मतलब नहीं है, समझो इसको। तो ए बी जो मेरा वेक्टर है उसको मैं क्या करूंगा, मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूंगा यहाँ पे, बस ना, खत्म, सॉल्व हो गया मेरा प्रॉब्लम। सॉल्व हो गया ना। सपोज देखो अभी ये मैग्नीट्यूड तो एक नंबर है, ये मैग्नीट्यूड तो एक नंबर है, ठीक है, प्रॉब्लम मेरा सॉल्व कैसे हो गया, अभी ये 5 मेरा मैग्नीट्यूड है, ए बी वेक्टर से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, तो इसको डायरेक्शन मिल गया। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या हुआ कि ए बी वेक्टर का भी कोई मैग्नीट्यूड होगा, वो भी 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है, बट उसी से मैं डिवाइड कर दे रहा हूं तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अल्टीमेटली मेरे को 5 और बस डायरेक्शन मिलेगा। समझ में आ रहा है, फिर से समझ रहा है, चलो फिर से करते हैं एक बार। ठीक है, फिर से एक बार कर लेते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत काम में आ सकता है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, चलो मेरे पास 5, चलो न्यूटन नहीं लेके मीटर ही लेते हैं, कंफ्यूजन के बाद। ठीक है, यहाँ पे 5 मीटर मेरे पास है मैग्नीट्यूड, ये 5 मीटर मेरे पास मैग्नीट्यूड है। मुझे इस 5 मीटर को एक डायरेक्शन देना है। ठीक है, डायरेक्शन हमने दे सकता है ना, किसी भी वेक्टर को डायरेक्शन तो देना ही पड़ेगा। अभी तक ये सिर्फ मैग्नीट्यूड है, मुझे डायरेक्शन देना है, तो मैंने ए बी वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया। मेरे को पता है कि जो 5 मीटर है वो ए बी डायरेक्शन पे है। ठीक है, बट जब मैं ए बी डायरेक्शन से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो इसका क्या क्या आएगा, इसका मैग्नीट्यूड आएगा और इसका डायरेक्शन भी आएगा। ठीक है, तो डायरेक्शन तो इसको मिल गया, अभी मैग्नीट्यूड को डायरेक्शन मिल गया तो काम बन गया। बट इसका जो मैग्नीट्यूड है 10 मीटर का, इसका जो मैग्नीट्यूड 10 मीटर का, वो भी इससे मल्टीप्लाई होकर टोटल मैग्नीट्यूड बन जाएगा 50 मीटर, है कि नहीं, टोटल मैग्नीट्यूड बन जाएगा 50 मीटर। तो ये हमें नहीं चाहिए, हमें तो 5 मीटर रखना है मैग्नीट्यूड। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो 10 मीटर है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, अगर 10 मीटर से मल्टीप्लाई हो रहा है तो मैं क्या करूंगा, 10 से डिवाइड कर दूंगा, तो मेरा काम बन जाएगा, है कि नहीं। तो वो 10 एक्चुअली है क्या, वो 10 वो है मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर, तो हम लोग डिवाइड कर देंगे यहाँ पे किससे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर से। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है और कॉन्सेप्ट है, इसको हमेशा समझना। ठीक है, तो अभी जो यहाँ पे फॉर्म हुआ है देखना, ये ए बी वेक्टर है, ये देगा दोनों डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड। ये क्या देगा, डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन 5 के साथ मिल गया, मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड मतलब क्या, वापस ए बी वेक्टर का मॉड्यूलस, वो इससे डिवाइड होके कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मेरे पास अल्टीमेटली क्या बचेगा, 5 मीटर और उसका डायरेक्शन। डायरेक्शन कौन सा होगा, ए बी का डायरेक्शन। अब तो मैग्नीट्यूड का सवाल ही नहीं होता क्योंकि कैंसिल आउट हो चुका है, मैंने यहाँ पे डिवाइड कर दिया है। ठीक है, तो ये हम लोग को कॉन्सेप्ट समझ में आ गया अभी। तो एक हम लोग ने देखा रहेगा 5 मीटर में क्या मल्टीप्लाई किया मैंने, अल्टीमेटली ए बी का वेक्टर डायरेक्शन देने के लिए और मैग्नीट्यूड को कैंसिल आउट करने के लिए मैग्नीट्यूड से मैंने डिवाइड कर दिया, ऐसे ही किया ना। तो पूरा का पूरा ये क्या हुआ, दिस, ये जो मैंने मल्टीप्लाई किया 5 मीटर के साथ, दिस इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर, दिस इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला सिंपल मालूम पड़ गया हम लोग को। ठीक है, याद करने का बहुत ही सिंपल तरीका है। ठीक है, यूनिट वेक्टर इज वेक्टर अपॉन मॉड्यूलस। यूनिट वेक्टर इज व्हाट, वेक्टर अपॉन मॉड्यूलस। वेक्टर मतलब ए बी वेक्टर और मॉड्यूलस मतलब लेंथ, तो ए बी वेक्टर का मॉड, मॉड्यूलस। ठीक है, दिस इज द यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर की खासियत क्या है बताओ, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, सोच के बताओ, ए बी वेक्टर का इसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा। देखो ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आएगा, ए बी, ये वाला मैग्नीट्यूड आएगा इसका, और नीचे उससे डिवाइड हो रहा है तो कैंसिल आउट होने वाला है।
ठीक है, यही कॉन्सेप्ट है। तो अल्टीमेटली मैग्नीट्यूड विल बी 1 और डायरेक्शन क्या रहेगा, डायरेक्शन रहेगा ए बी का डायरेक्शन, डायरेक्शन रहेगा ए बी वेक्टर के डायरेक्शन। तो यही फायदा है किसका, यूनिट वेक्टर का। यूनिट वेक्टर क्या देगा मेरे को, यूनिट वेक्टर मेरे को देगा ओनली डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड 1, ताकि अगर मैं किसी से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो मैग्नीट्यूड अगर 1 है तो उस चीज को फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड 1 है ना, इसका मैग्नीट्यूड 1 है, इसका मैग्नीट्यूड 1 है, लेकिन डायरेक्शन इज अलोंग द एबी वेक्टर डायरेक्शन। अभी अगर कोई 5 मीटर का है डिस्टेंस, उसको मुझे डायरेक्शन देना है तो मैं सीधे सीधा इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा। अभी तो इसका मैग्नीट्यूड 1 है तो मेरा 5 मीटर चेंज हो ही नहीं सकता, 5 मीटर रहने वाले, तो इसलिए मेरा फायदा हो गया यहाँ पे कि मेरा जो मैग्नीट्यूड है वो 1। ठीक है, यूनिट वेक्टर का तो नाम में ही लिखा यूनिट वेक्टर, यूनिट का मतलब होता है 1 और वेक्टर का मतलब होता है डायरेक्शन ऑफ दैट वेक्टर। ठीक है, तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है तो ए बी वेक्टर, दैट वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मॉड्यूलस, दैट वेक्टर डिवाइड बाय इट्स लेंथ। ठीक है, इसको लेंथ भी बोल सकते हैं। ठीक है, वेक्टर अपॉन लेंथ ऑफ दैट वेक्टर। ओके, क्लियर है अभी यूनिट वेक्टर का कॉन्सेप्ट। अभी बेसिक यूनिट वेक्टर्स होते हैं। ठीक है, बेसिक यूनिट वेक्टर्स मतलब हम लोग ने बेसिक यूनिट वेक्टर्स डिफाइन किए और ऑब्वियसली उन बेसिक यूनिट वेक्टर्स का डायरेक्शन क्या होना चाहिए, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। ठीक है, तो इन्हीं बेसिक यूनिट वेक्टर्स की मदद से हम लोग कोई भी वेक्टर हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, इसलिए हम लोग ने ये डिफाइन किया है। अभी हम लोग कैसे वेक्टर लिख रहे थे, ए बी वेक्टर, सी डी वेक्टर, डी एफ वेक्टर, बट एक कोई जनरल फॉर्मूला नहीं है कोई भी किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का, तो इसलिए हम लोग बेसिक यूनिट वेक्टर्स पढ़ने वाले हैं। ठीक है, मैंने ऐसे ही बोला, इसको बेसिक क्या नाम है मुझे नहीं पता। ठीक है, बट बेसिक है, इतना मुझे पता है। तो वो देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे मैं उसके लिए क्या बनाता हूँ, एक 3 एक्सिस बनाता हूँ। ठीक है, तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस में बनाऊंगा यहाँ पे। तो ये एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस फॉर एग्जाम्पल। ओके, तो अब ध्यान से देखना इसमें, तो ध्यान से देखना। तो एक्स एक्सिस, ये कौन सा कलर ले लिया मैंने, ओके। तो एक्स एक्सिस, देखो एक्स एक्सिस भी एक डायरेक्शन ही है ना, ये डायरेक्शन तो है, ये एक डायरेक्शन ही हम लोग करेंगे, ये डायरेक्शन ही है। ये वाई एक्सिस का डायरेक्शन है और ये जेड एक्सिस का डायरेक्शन है। ठीक है, तो एक्स वाई जेड कुछ अलग नहीं है, वो भी डायरेक्शन ही है। और इसको 3D में अज्यूम करना, तीनों, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, तो सब एक्सिस के बीच का एंगल 90 डिग्री है। ठीक है, जेड वाई एक्सिस के बीच का 90 डिग्री एंगल है ऐसे, एक्स और वाई के बीच का तो ऑब्वियसली 90 डिग्री एंगल है, और जेड और एक्स एक्सिस के बीच में भी 90 डिग्री एंगल है। तो 3D में तुम लोग को विजुअलाइज करना है, मैं पहले ही बता रहा हूँ। ठीक है, तो डॉटेड लाइन इसलिए ऐसा बनाया हुआ है ताकि 3D में दिखे तुम लोग, ये 3D है, अंदर, ये अंदर घुस रहा है और ये बाहर, ऐसे ये वाला पार्ट अंदर है बोर्ड के और ये वाला पार्ट बाहर है, ऐसे समझो इसको। ठीक है, तो एक्स एक्सिस का डायरेक्शन को हम लोग लिखते हैं, ठीक है, आई कैप। ओके, तो ये कैप मैंने अब तक तुम लोग को नहीं बताया। ओके, ये तो मैं भूल गया। ठीक है, अभी यूनिट वेक्टर जो हम लोग ने पढ़ा, ए बी वेक्टर अपॉन मॉड्यूलस ऑफ ए बी वेक्टर, उसी को हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं ए बी कैप। ठीक है, हम लोग लगा देंगे ए बी कैप। कैप का मतलब होता है यूनिट वेक्टर, जैसे वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन होता है वैसे यूनिट वेक्टर का एक रिप्रेजेंटेशन है। तो अगर किसी भी के ऊपर भी कैप लगा है तो वो एक यूनिट वेक्टर है, किसी भी के ऊपर एक कैप लगा है तो वो यूनिट वेक्टर है। ठीक है, क्लियर। तो ऐसा ही एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है उसको हम लोग ने नाम दिया है आई कैप। ठीक है, ये कहाँ से आया, नहीं हम लोग ने नाम दिया, ये कहीं से भी नहीं आया, मैंने ही नाम, मतलब मैंने नहीं, बहुत लोगों ने मिलकर इसका नाम दिया है आई वेक्टर। ठीक, मतलब इंसानों ने दिया है। ठीक है, तो वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस का क्या है नाम, यूनिट वेक्टर का नाम जे कैप। और जेड एक्सिस के यूनिट वेक्टर का नाम क्या है, एक सेकेंड, ये क्या हो रहा है, जेड एक्सिस के यूनिट वेक्टर का नाम है के कैप। तो क्या हो गया, आई कैप, जे कैप, के कैप। ठीक है,
तो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है आई कैप, तो सोचो आई कैप मतलब डायरेक्शन इज इन एक्स एक्सिस एंड मैग्नीट्यूड इज 1। डायरेक्शन इज एक्स एक्सिस मतलब कहाँ पे होगा डायरेक्शन, यहाँ पे है मेरा डायरेक्शन, और मेरा मैग्नीट्यूड सिर्फ 1 था, 0 1 2 3 4, ठीक है। तो सिर्फ 1 मैग्नीट्यूड है उसका, और उसका डायरेक्शन है एक्स एक्सिस पे। जे कैप कहाँ पे है, ये आई हो गया आई कैप। जे कैप वाई डायरेक्शन में एक एक यूनिट चलेगा, और उसका डायरेक्शन कहाँ पे होगा, वाई एक्सिस पे। और जेड जेड का एक यूनिट जेड एक्सिस में चलेगा, और उसका क्या होगा, डायरेक्शन जेड एक्सिस में। ठीक है, तो समझ में आ रहा है फर्क, तीनों भी यूनिट वेक्टर्स है, बट उनका डायरेक्शन डिफरेंट है। यूनिट वेक्टर मेन क्या देता है, डायरेक्शन, उनका मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1। ठीक है, इससे फायदा क्या हुआ अभी, ठीक है, ये जो जनरल हम लोग ने नाम कर दिया, नामकरण कर दिया, अब फायदा क्या हुआ। ओ माय गॉड, ये क्या हो गया, मुझे सिर्फ इसको रब करना था, बट सब कुछ रब हो रहा है। ओके, कमान कमान, इतना टाइम लग जाएगा इसको। ओके ओके ओके, कमान, ठीक है, चलो हो गया। तो ये हो गया। अभी सपोज सपोज मुझे हवा में किसी, मतलब ये कोऑर्डिनेट पॉइंट है, सपोज अभी ये कोऑर्डिनेट पॉइंट सपोज है 2,3,1, हो सकता है ना 2,3,1। प्रॉब्लम क्या है उसमें, क्योंकि अभी तीन तीन एक्सिस है ना, एक्स वाई जेड, तो अभी तीन कोऑर्डिनेट्स रहेंगे 2,3,1। ठीक है, अभी मैंने इसको ज्वाइन किया ऑरिजिन से। किससे ज्वाइन किया, ऑरिजिन से। फिर से बोलो, किससे ज्वाइन किया, ऑरिजिन से। ऑरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0,0 नहीं, 0,0,0, क्योंकि तीन कोऑर्डिनेट्स है। ठीक है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अभी ये पॉइंट अगर मैं लू ओ और ये पॉइंट लू ए, तो ये हो जाएगा ओ ए वेक्टर। ठीक है, ओ ए वेक्टर हो जाएगा ये। तो यहाँ पे बताओ, हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल करना तुम लोग को, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल मतलब टर्मिनल माइनस इनिशियल, ऐसे तुम लोग को लिखना है। तो 2 - 0, ओ ए वेक्टर क्या होगा, ए के कोऑर्डिनेट्स माइनस ओ के कोऑर्डिनेट्स, हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल, ये याद रखना। फाइनल भी बोल सकते हो या फिर टर्मिनल भी बोल सकते हो। ओके, तो यहाँ पे 2 - 0, ठीक है, तो 2 - 0 क्या होगा, टू टू कौन सा कोऑर्डिनेट है, ये 2 - 0 जो मैंने किया वो कौन सा कोऑर्डिनेट है, एक्स कोऑर्डिनेट। तो एक्स कोऑर्डिनेट में मतलब एक्स एक्सिस में दो है, एक्स एक्सिस में दो है, तो क्या होगा, 2 × i कैप, 2 × i कैप हो जाएगा। ठीक है, 2 × i कैप, क्यों, आई कैप बता रहा है डायरेक्शन और टू बता रहा है मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो एक्स एक्सिस में ये एक, ये दो, तो एक्स एक्सिस में दो यूनिट ये चला, ये एक आई कैप, ये दो आई कैप। एक आई कैप मतलब एक्स डायरेक्शन में एक यूनिट, और दो आई कैप मतलब एक्स डायरेक्शन में दो यूनिट। ठीक है, अब ये 3 - 0, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल क्यों है, क्योंकि यहाँ पे एरो है, एरो मतलब टर्मिनल या फिर फाइनल। तो 3 - 0 क्या हो जाएगा, +3 j कैप, +3 j कैप। जे कैप क्यों, क्योंकि ये y डायरेक्शन का है, तो y में कितना पॉइंट चला, ये एक, दो, और ये तीन। ठीक है, ये y डायरेक्शन में चला है ये, तो एक जे कैप, दो जे कैप, और तीन जे कैप, तो टोटल मिल गया 3 j कैप। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है, 1 - 0, तो हो जाएगा +1 k कैप, +1 k कैप। तो मैंने अभी ओ ए वेक्टर को 2 i कैप +3 j कैप +1 k कैप लिख दिया। भाई अभी मैं एक वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकता हूँ मेरे 3D स्पेस में, ये तो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट चाहिए था। ठीक है, मैं अभी हर वेक्टर को ओ ए वेक्टर, ए बी वेक्टर, सी डी वेक्टर ऐसे तो बोल ही सकता हूँ, बट एक रिप्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि मैं कैलकुलेशंस और न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकूं इसके बेसिस पे। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंटेशन क्यों मुमकिन हुआ, क्यों मुमकिन हुआ ये रिप्रेजेंटेशन, बताओ। यूनिट वेक्टर्स की वजह से। जैसे ही मैंने यूनिट वेक्टर्स को डिफाइन किया एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में, तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है वो आ गया। ठीक है, देखो तुम लोग खुद के भी यूनिट वेक्टर्स रिप्रेजेंटेशन में डाल सकते हो, जैसे हम लोग ने यहाँ पे एक्स वाई जेड लिया क्योंकि वो कॉमन है, एक्स वाई जेड क्यों लिया, क्योंकि वो कॉमन है। अभी और भी डिफरेंट
रिप्रेजेंटेशंस होते हैं, ठीक है, डिफरेंट यूनिट वेक्टर से लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है, रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी वेक्टर को, मतलब ये जो सेम वेक्टर है वो किसी और यूनिट वेक्टर के रिप्रेजेंटेशन से हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। जैसे इस यूनिट वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन को बोलते हैं कार्टेशियन, ठीक है, जैसे हम लोग ने कार्टेशियन पढ़ा है, तो ये कार्टेशियन फॉर्म का ही रिप्रेजेंटेशन है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। बहुत अलग भी होता है, स्फेरिकल सिस्टम होता है और बहुत अलग अलग सिस्टम होता है, बट वो सब हम लोग को अभी नहीं है, अभी हम लोगों से कार्टेशियन है तो उसी में हम लोग को खुश रहना, ठीक है, कि बेसिक है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, और उससे हम लोग रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स सीख चुके हैं अभी, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था। अभी किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट तो हम लोग ने सीख लिया। तो सपोज अभी 3D स्पेस पे मैंने ये वेक्टर बनाया, ठीक है, सपोज अभी यहाँ पे चलो और एक 3D स्पेस ले लेते हैं, ये 3D स्पेस ले लिया मैंने, ठीक है, एक्स वाई जेड, ठीक है। अब मैंने बनाया ऐसे ही कुछ तो लाइन इधर से इधर, अभी ओरिजिन से कनेक्टेड नहीं है, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। तब मैंने बताया ये, फिर भी मैं एक बार कर रहा हूँ, ठीक है, ए पॉइंट बी पॉइंट और वेक्टर का डायरेक्शन ये है, ठीक है, ये पॉइंट है 1,2,1, ये पॉइंट है 3,4,5, ठीक है, ऑब्वियसली कोऑर्डिनेट पॉइंट्स होंगे जो हम लोग पहले किया होगा। अभी ए बी वेक्टर क्या होगा, ए बी वेक्टर मतलब अभी क्या होगा, ठीक है, तो मैंने क्या बोला, सब्ट्रैक्ट करना है सिंपली, 3 - 1, एक्स कोऑर्डिनेट में 3 है और यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट पे 1 है, तो 3 - 1 2, 4 - 2 2, 5 - 1 4, तो 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप, ठीक है, समझ में आया, ओके। अभी बहुत और भी एक पॉइंट अभी ध्यान से देखना, जब यहाँ पे देखना ओरिजिन से कनेक्टेड था मेरा वेक्टर, जब यहाँ पे मेरा वेक्टर ओरिजिन से कनेक्टेड था, तब मैं फालतू में 2 - 0 3 - 0 1 - 0 कर रहा था, ठीक है, तो फालतू में कर रहा था ना, जब ओरिजिन से कनेक्टेड है भाई, जब ओरिजिन से कनेक्टेड है तो भाई 2i का प्लस 3j का प्लस 1k का तो लिख सकता ना डायरेक्टली, ठीक है, तो सब्ट्रैक्शन तो ऑब्वियसली करना ही है, ठीक है, बट ओरिजिन के केस में वो सब्ट्रैक्शन करना एक नॉनसेंस वाला स्टेप हो गया। डायरेक्टली यहाँ पे दिख रहा है 2,3,1 2i का प्लस 3j का प्लस 1k का लिख दूंगा कि नहीं बताओ, ठीक है, तो ऐसे ही हमें लिखना चाहिए, ठीक है। तो ओरिजिन के केस के लिए, ओरिजिन के अगर कोई भी वेक्टर ओरिजिन से ज्वाइन होता है तो जो फाइनल पॉइंट है उसी के बेसिस पे हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं हमारा वेक्टर। पॉइंट समझ में आया, ओरिजिन से अगर कनेक्टेड है तो डायरेक्टली हम लोग फाइनल पॉइंट से वेक्टर लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे रैंडमली पहला पॉइंट है ए जो कि ओरिजिन नहीं है और बी पॉइंट है मेरा फाइनल पॉइंट, ठीक है, तो यहाँ पे तो मैंने बता दिया डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट करना होता है, 3 - 1 4 - 2 5 - 1 और मेरा आ जाएगा आंसर। बट ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ ये भी हम लोग को समझना चाहिए, ठीक है, ये भी हम लोग को समझना चाहिए, ध्यान से देखना। अब कैसे हुआ ये समझने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, ये ओरिजिन लेंगे हम लोग, ओरिजिन से ए पॉइंट ज्वाइन करेंगे और ओरिजिन से बी पॉइंट को ज्वाइन करेंगे। तो थोड़ा सा ये डायग्राम गंदा हो गया है, रब कर देते इसको पूरा और एक बार करते हैं। क्या चालू है भाई, अभी दिख रहा है, ओके। तो सपोज यहाँ पे ये 3D एक बार छोड़ देते हैं, 3D में थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाएगा, 2D में एक बार देख लेते हैं, तो 3D में तुमको समझ में आ जाएगा, है ना। 2D में देख लेते हैं पहले, तो 2D में दो ही रहेंगे यूनिट वेक्टर, आई और जे।
ठीक है, यहाँ पे देखना, ये है मेरा एक्स एक्सिस, ये है मेरा वाई एक्सिस। ठीक है, यहाँ पे सपोज ए पॉइंट है 1,2 और बी पॉइंट है 3,4। तो डायरेक्टली इसका वेक्टर लिखने के लिए मैंने क्या बोला, सपोज ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, तो मैं लिखूंगा 3 - 1 और 4 - 2। तो ये क्या बन जाएगा, एक्स डायरेक्शन में 2, वाई डायरेक्शन में भी 2, तो 2i कैप प्लस 2j कैप। ठीक है, तो ऐसा कैसे होता है, तो हमेशा ये ध्यान रखना, ये जो सब्ट्रैक्शन है, ठीक है, तो ए को मैं ओरिजिन से ज्वाइन कर रहा हूँ, ए को मैं ओरिजिन से ज्वाइन कर रहा हूँ। ठीक है, ये लाइन है, ओके, कर्व लाइन है, दिख रहा है बस। और ये भी एक स्ट्रेट लाइन है जो कि बी से ज्वाइन किया मैंने, ये ओ पॉइंट है। ठीक है, ये ओ पॉइंट है। तो बताओ ओ ए वेक्टर क्या है, ओ ए वेक्टर इज 1i कैप प्लस 2j कैप। तो मैंने क्या बोला, डायरेक्ट लिख सकते हैं, ओ ए अगर वेक्टर है तो ए पॉइंट में डायरेक्ट लिख सकता हूँ, 1i कैप एक डायरेक्शन में 1, वाई डायरेक्शन में 2, तो 1i कैप प्लस 2j कैप। बताओ ओ बी वेक्टर क्या है, ओ बी वेक्टर क्या है, 3i कैप प्लस 4j कैप। तो एक्चुअली क्या हो रहा है, ये जो अभी ए बी वेक्टर मैंने क्या बताया, ए बी वेक्टर इज व्हाट, मैं लिख सकता हूँ 3 - 1 2i कैप प्लस 4 - 2 दैट इज 2j कैप। 3 - 1 एक्स कोऑर्डिनेट को सब्ट्रैक्ट किया और 4 - 1 वाई कोऑर्डिनेट्स को सब्ट्रैक्ट किया, यही तो किया मैंने। बट एक्चुअली क्या है वो, एक्चुअली क्या है देखना ध्यान से, दैट इज नथिंग बट, ये कहां से आ रहा है, तो ए बी वेक्टर इज नथिंग बट ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर, ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये ध्यान पे देना, ये हम लोग आगे ट्रायंगल लॉ पैरेललोग्राम लॉ भी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, बट नोट करना, अभी किसी भी वेक्टर चाहिए एक्चुअली कैसा आता है वो, दोनों को ऑरिजिन से कनेक्ट करके ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर, समझ में आया। तो देख भी सकते हो ओ बी वेक्टर का वैल्यू क्या है, ओ बी वेक्टर इज 3i कैप प्लस 4j कैप। ओ ए वेक्टर क्या है, i कैप प्लस 2j कैप। तो क्या हो जाएगा, 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस i कैप माइनस 2j कैप। कभी कभी कैप लिखना मैं भूल जाता हूँ, लेकिन तुम लोग को लिखना है। आई के साथ सिर्फ आई एल्जेब्रिकली ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकता है, और जे के साथ सिर्फ जे एल्जेब्रिकली ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकता है। तो 3i - i 2i, 4j - 2j प्लस 2j। तो जैसे आंसर पहले आ रहा था वही आ रहा है। ठीक है, तो हमेशा याद रखना ए बी वेक्टर इज इक्वल्स टू ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर, वेयर ओ इज व्हाट, ओ इज द ओरिजिन। ठीक है, 3D के लिए भी एप्लीकेबल है, 4D के लिए भी, 5D के लिए, जो भी पढ़ेंगे हो। तो ये तुमको ध्यान में रखना है, कैसे हम लोग किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं हमारे कार्टेशियन प्लेन में। ठीक है, चलो, इतना सीखने के बाद आगे क्या है देखते हैं। okay. तो आगे छोटे मोटे पॉइंट्स से कवर करते हैं उसको। ये बहुत इंपॉर्टेंट था, यूनिट वेक्टर से ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट था। अब ये आगे छोटे मोटे पॉइंट्स है, नेक्स्ट पॉइंट मेरा आता है को इनिशियल या फिर को टर्मिनस वेक्टर्स। तो पहला होता है को इनिशियल वेक्टर और दूसरा है को टर्मिनस वेक्टर। तो नाम से ही समझ में आ रहा है, को इनिशियल मतलब क्या, बताओ। को इनिशियल मतलब दोनों एक ही पॉइंट से चालू होंगे, इनिशियल मतलब चालू होना, टर्मिनल मतलब खत्म होना, है ना। तो को इनिशियल मतलब दोनों ही एक ही पॉइंट से, दो वेक्टर्स है वो, दो या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, वो एक ही पॉइंट से चालू हो रहे हैं, मतलब ये सारे वेक्टर्स क्या है, को इनिशियल। ठीक है, ये भी कोई कहने वाली बात है यार, सिंपल चीज है। को टर्मिनस मतलब क्या, जो एक ही पॉइंट पे एंड होते हैं, जो एक ही पॉइंट पे एंड होंगे, जिसका टर्मिनल सेम पॉइंट पे होने वाला है, दीज आर व्हाट, को टर्मिनस। ठीक है, समझ में आया। तो को टर्मिनस वेक्टर्स है ये, और ये क्या है, को इनिशियल वेक्टर्स। ओके, नेक्स्ट है मेरा इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स, अभी इक्वल वेक्टर्स, वेक्टर्स इक्वल कभी होंगे बताओ, कभी वेक्टर्स इक्वल होंगे जब भी उनके डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेम होगा। जब भी उनका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेम होगा तभी तो क्या होंगे वो, इक्वल वेक्टर्स होंगे। ठीक है, सिर्फ मैग्नीट्यूड सेम होने से नहीं चलेगा, डायरेक्शन भी सेम होना पड़ेगा। सपोज यहाँ पे है ए वेक्टर और यहाँ पे है
सपोज बी वेक्टर, तो अभी ये क्या इक्वल वेक्टर है? देखना ध्यान से, इक्वल वेक्टर है कि नहीं? ये इक्वल वेक्टर ऑब्वियसली नहीं है, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड डिफरेंट। ठीक है, बट मैं अगर क्वेश्चन पूछूं क्या इन दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो भाई हाँ, इन दोनों का डायरेक्शन एब्सोल्युटली सेम है। ठीक, इन दोनों का डायरेक्शन सेम है। तो मैंने बताया था डायरेक्शन मतलब ऐसा नहीं कि इसके ऊपर ही रहना चाहिए भाई, कोइंसाइड होगा तो ही डायरेक्शन सेम होगा, ऐसा नहीं, पैरेलल भी होगा तो डायरेक्शन तो सेम ही है ना। दोनों का डायरेक्शन एक्चुअली क्या है, सेम है। ठीक है, अब अगर मैं ऐसे बोलूं कि ये 5 मीटर का है और ये 5 मीटर का है, दोनों दोनों वेक्टर्स 5 मीटर के हैं, तो ये का वेक्टर इक्वल वेक्टर्स है? तो ऑब्वियसली नहीं है, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट है। दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट है और इंटरसेक्ट करने वाले हैं, तो ये तो इक्वल वेक्टर्स नहीं हो सकते। ठीक है, ओके, इतना हम लोग ने देख लिया। ओके, और भी एग्जांपल्स देखते हैं, और भी एग्जांपल्स देखते हैं। ठीक है, सपोज अभी 3D का सिनेरियो लो। ठीक है, 3D का सिनेरियो लो। ठीक है, यहाँ पे ऊपर से जा रहा है। ठीक है, सपोज हमारा फ्लाईओवर ऊपर से जाता है ना, फ्लाईओवर ऊपर से जा रहा है, ये फ्लाईओवर है सपोज, तो ये फ्लाईओवर वाला वेक्टर है, और नीचे से मेरा हाईवे जा रहा है, तो ये हाईवे वाला वेक्टर है। तो ये इंटरसेक्ट नहीं हो रहा है, ध्यान देना, ये इंटरसेक्ट नहीं हो रहा है। एक फ्लाईओवर है और एक मेरा हाईवे है। ठीक है, तो ये ध्यान में, तो इंटरसेक्ट नहीं हो रहा है, इसको बोलते हैं स्क्यू लाइंस। आगे आगे आएंगे हम लोग इस पे। तो ये क्या है, स्क्यू लाइंस। तो ऐसे बना रहा हूं मैं इसको। ठीक, तो एक ऊपर से जा रहा है और एक अंडरग्राउंड नीचे जा रहा है। सपोज दोनों का लेंथ है 10 मीटर, दोनों का लेंथ है 10 मीटर। ठीक है, अब ये क्या इक्वल वेक्टर्स है कि नहीं, बताओ। देखो ये इंटरसेक्ट भी नहीं हो रहा एक्चुअली, एक ऊपर से जा रहा है और एक नीचे से जा रहा है। समझ में आ रहा है? एक हाथ ऊपर रखो और एक हाथ नीचे रखो, तो दोनों वेक्टर्स है कि नहीं, दोनों वेक्टर्स है, बट दोनों कभी इंटरसेक्ट नहीं होंगे। बट फिर भी ये इक्वल वेक्टर्स नहीं है, क्यों? क्योंकि इन दोनों का डायरेक्शन डिफरेंट है। ठीक है, ये दोनों का डायरेक्शन डिफरेंट है, तो ये दोनों भी इक्वल वेक्टर्स नहीं हो सकते। ठीक है, तो इक्वल वेक्टर्स कभी होंगे जब डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों ही सेम होगा। जब डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों ही सेम होगा, मतलब ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर कभी होगा जब डायरेक्शन सेम हो और मैग्नीट्यूड भी सेम। ठीक है, तो ये पॉइंट तुम्हें याद रखनी है। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, नेगेटिव ऑफ वेक्टर। ठीक है, छोटे मोटे पॉइंट से ये सब। ठीक है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग वाले पॉइंट है, इसमें ज्यादा कुछ अंडरस्टैंड करने में है नहीं। ठीक है, बेसिक अंडरस्टैंड, ज्यादा कुछ सिखाना नहीं पड़ेगा इसमें। नेगेटिव वेक्टर मतलब क्या, एक वेक्टर ऐसे चल रहा है, मैं ऐसा चल रहा हूँ भाई, मैं इस डायरेक्शन में चल रहा हूँ। नेगेटिव मतलब क्या, उल्टा, और क्या? नेगेटिव वेक्टर मतलब क्या, उल्टा, और क्या हो जाएगा? ठीक है, तो सपोज ये ए बी वेक्टर है, ए बी वेक्टर है, ये क्या हो जाएगा, ए बी वेक्टर। अगर इसका नेगेटिव ले लूं मैं, तो मतलब नेगेटिव अगर लूं तो क्या हो जाएगा, ये माइनस ऑफ ए बी वेक्टर। माइनस ऑफ ए बी वेक्टर क्या हो जाएगा, सपोज ये बी वेक्टर है, माइनस ऑफ ए बी वेक्टर मतलब यही वेक्टर में एरो यहाँ पे हो जाएगा, पॉइंट सेम रहेंगे, बस एरो यहाँ पे हो जाए, तो ही तो बन जाएगा ये नेगेटिव वेक्टर। तो एक्चुअली ये क्या है, ध्यान से सोचो, ये हो जाएगा माइनस ऑफ ए बी वेक्टर इज नथिंग बट बी ए वेक्टर। ठीक है, माइनस ऑफ ए बी वेक्टर इज नथिंग बट व्हाट, बी ए वेक्टर। क्योंकि अभी इनिशियल पॉइंट बी हो गया, फाइनल पॉइंट या फिर टर्मिनल पॉइंट ए हो गया। पहले क्या था, इनिशियल पॉइंट ए था और टर्मिनल पॉइंट बी था, तभी ये था ए बी वेक्टर। जैसे उसका नेगेटिव लिया मैंने, तो वो बन गया क्या, माइनस ऑफ ए बी वेक्टर, दैट इज कॉल्ड एज बी ए वेक्टर। क्यों, अभी बी बन गया है मेरा इनिशियल, तो वेक्टर मैं इधर चल रहा था, अभी इधर चल रहा हूँ। ठीक है, इनिशियल टू फाइनल, इनिशियल टू फाइनल, ये चेंज हुआ है बस। तो नेगेटिव वेक्टर भी कितना सिंपल है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट चीज क्या है हमारा इसमें, दैट इज कोलिनियर वेक्टर्स। ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, कोलिनियर वेक्टर्स। देखते हैं उसको, कोलिनियर वेक्टर्स का डेफिनेशन देखते हैं एक बार क्या है। Vectors are said to be collinear vectors if they are parallel to the same line or they are along the same line। समझ में आ गया? देखो, कोलिनियर वेक्टर्स मतलब ये मेरा एक वेक्टर है, तो ये कौन से लाइन का अलोंग है, ये वाले लाइन का अलोंग ये वेक्टर, ये डॉटेड लाइन का अलोंग ये वेक्टर मैंने बनाया है ए बी वेक्टर। अभी सपोज उसी लाइन के अलोंग दूसरा वेक्टर है सी डी वेक्टर,
तो ये दोनों वेक्टर को क्या बोलूंगा मैं, चाहे इसका लेंथ अलग हो और दोनों वेक्टर क्या है, कोलिनियर वेक्टर। ऑब्वियसली इक्वल वेक्टर नहीं हो सकते क्योंकि डायरेक्शन सेम है बट मैग्नीट्यूड डिफरेंट है। तो ये इक्वल वेक्टर तो नहीं होगा बट ये कोलिनियर वेक्टर होगा। और क्या है, और कौन सा कोलिनियर वेक्टर हो सकता है, सपोज यहाँ पे मैंने एक ऐसे ड्रॉ कर दिया, ठीक है, ये सपोज है डीएफ या ईएफ वेक्टर, ठीक है। अब देखना ये क्या है, ये जिस लाइन के अलोंग है वो लाइन क्या है, पैरेलल है किससे, जो ए बी और सी डी जिसमें है। तो ए बी ई एफ और सी डी तीनों क्या होंगे अभी, कोलिनियर वेक्टर। तो ध्यान से अभी वापस डेफिनेशन पढ़ रहा हूं मैं, वेक्टर्स आर सेड टू बी कोलिनियर वेक्टर्स इफ दे आर पैरेलल टू द सेम लाइन, if they are parallel to the same line or they are along the same line, they are along the same line, ये वेक्टर और ये वेक्टर along the same line, ठीक है। तो ये हम लोग को भी समझ में आ गया कोलिनियर वेक्टर्स क्या होता है, ठीक है। और इसी से मेरा कोलिनियर वेक्टर्स से मेरा एक पॉइंट आता है दैट आर फ्री वेक्टर्स। और बेसिकली हम लोग ये बहुत यूज करते हैं फ्री वेक्टर्स को। फ्री वेक्टर्स मतलब क्या होता है, एक ऐसा वेक्टर, जैसे नॉर्मली सारे वेक्टर्स फ्री वेक्टर्स ही होते हैं, ठीक है, ऐसा वेक्टर जिसको हम लोग कहाँ भी 3D स्पेस में मूव करवा सकते हैं विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मतलब इसको मैं, सपोज ये पूरा मेरा 3D स्पेस, ये पूरा मेरा 3D स्पेस है, चलो ये मेरा पूरा 3D स्पेस है। मैंने क्या किया, यहाँ पे वेक्टर है छोटा सा, उसको मैं क्या किया, इसी लाइन में यहाँ पे मूव करके कहाँ पे ला गया, यहाँ पे लाया मैंने उस वेक्टर को। अभी क्या मैंने मैग्नीट्यूड चेंज किया, डायरेक्शन चेंज किया, नहीं चेंज हुआ, दोनों भी कुछ वही है, वही है, डायरेक्शन भी और मैग्नीट्यूड भी। ओके, यहाँ से मैं कहाँ पे गया, कहाँ भी जा सकता हूँ, सपोज इस लाइन के अलॉन्ग मैं यहाँ पे चला गया, तो ये क्या हो जाएगा, ये फ्री वेक्टर है, मैं 3D स्पेस में कहीं भी इसको मूव करवा सकता हूँ, इसका मैग्नीट्यूड नहीं चेंज हो रहा और इसका क्या चेंज नहीं हो रहा, डायरेक्शन। अभी ध्यान देना, मैग्नीट्यूड मतलब ये जो फ्री वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा, मतलब ये तो इक्वल वेक्टर है। और बात भी सही है, बट इसका इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट सेम होगा, इसका कोई मतलब नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। इसका इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट सेम होगा, इसकी गारंटी नहीं है। जैसे अगर ये पॉइंट है सपोज 0,0,0, सपोज मैंने ले लिया, और ये 1,1,1, ठीक है। तो जब मैं इसको ऐसे मूव करवाऊंगा तो ऑब्वियसली इसका वेक्टर क्या है, इस वेक्टर का जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप होगा, क्योंकि वन वन वन, वन आई कैप वन जे कैप वन के कैप, इसका रिप्रेजेंटेशन ऐसा हो गया, ठीक है। जैसे मैं इसको अभी नीचे मूव कर रहा हूँ विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, तब यहाँ पे ये पॉइंट क्या हो जाएगा, सपोज ये पॉइंट हो जाएगा -4, -4, -4, और ये पॉइंट हो जाएगा सपोज -3, -3, तो एक्चुअली अगर तुम इसका वेक्टर निकालोगे -3 -4, तो सेम वेक्टर बनेगा, देखना, माइनस दिस होगा फाइनल माइनस इनिशियल। तो इनिशियल और फाइनल का जो पॉइंट है या फिर कोऑर्डिनेट है वो चेंज हो रहा है बट वेक्टर चेंज नहीं होगा। ध्यान से देखना, -3 -4 क्या हो जाएगा, -4 क्या होता है, 4 - 3 आ जाएगा, फिर से 1, सब में तो यही हो रहा है, सेम कोऑर्डिनेट से तीनों। तो आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप फिर से आ जाएगा, ट्राई करके देखना इसको, फिर से आ जाएगा। अब मैंने इसको ऊपर मूव कर दिया, तो ऊपर सपोज अगर मूव कर दिया तो सपोज ये पॉइंट हो जाएगा, फॉर एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, इतना इसको ये मत करना, सो फॉर एग्जाम्पल ये हो जाएगा 2,2,2 और ये हो जाएगा 3,3,3, ऐसा ही होगा, ठीक है, ऐसा ही होगा। तो इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट्स जो है वो चेंज हो रहे हैं बट मेरा वेक्टर जो है वो सेम है। तो इसका भी 3 - 2, 3 - 2, 3 - 2, तो क्या हो जाएगा, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। तो मेरा वेक्टर चेंज हो रहा है क्या, तो ऑब्वियसली मैं इस वेक्टर को फ्रीली मूव कर सकता हूँ अपने 3D स्पेस में, दीज आर कॉल्ड फ्री वेक्टर्स, ठीक है। तो जिसका मैं इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट चेंज कर सकता हूँ बट उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, दीज आर कॉल्ड फ्री वेक्टर्स। लास्ट पॉइंट देख लेते हैं, लोकलाइज्ड वेक्टर्स, ठीक है, जो कि फ्री वेक्टर्स नहीं होते, वही होते हैं लोकलाइज्ड वेक्टर्स, ठीक है। मैथ्स में मोस्टली हम लोग फ्री वेक्टर से डील करेंगे, लोकलाइज्ड वेक्टर मोस्टली फिजिक्स वगैरह में आता है, ओके, ध्यान देते हैं इसको। लोकलाइज्ड वेक्टर लास्ट टॉपिक है आज का,
फिर हम लोग लेक्चर एंड कर देंगे। ओके, लोकलाइज वेक्टर मतलब क्या? ऐसा वेक्टर, फॉर अ वेक्टर इफ द इनिशियल पॉइंट इज फिक्स्ड इन द स्पेस, दैट वेक्टर इज कॉल्ड लोकलाइज्ड वेक्टर। ठीक है, वापस पढ़ रहा मैं लोकलाइज्ड वेक्टर का डेफिनेशन। फॉर अ वेक्टर ऑफ गिवन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इफ इट्स इनिशियल पॉइंट इज फिक्स्ड इन द स्पेस, देन सच अ वेक्टर इज कॉल्ड लोकलाइज्ड वेक्टर। मतलब इनिशियल पॉइंट मैंने फिक्स कर दिया 1,1,1 पे, अब तुम चाहे वेक्टर कहां भी लेके जाओ, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कहीं भी लेके जाओ, बट लोकलाइज वेक्टर मतलब क्या? इनिशियल पॉइंट बना फिक्स रहेगा, तुम इसको फ्रीली मूव नहीं कर सकते। इस वेक्टर को तुम फ्रीली मूव नहीं कर सकते। समझ में आया? फॉर एग्जाम्पल, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। सपोज यहाँ पे मेरा एक बॉक्स है, ठीक, यहाँ पे मेरा बॉक्स है, मैं इस पे फोर्स लगा रहा हूँ, और एकदम नीचे सेम बॉक्स है, सेम टाइप का बॉक्स है, ये ए बॉक्स है, ये बी बॉक्स है। अब इस पे मैं फोर्स लगा रहा हूँ ना, तो यही मूव होगा, ए बॉक्स ही मूव होगा, बी बॉक्स तो मूव नहीं होगा। बट अगर ये फ्री टू मूव होता, ये वेक्टर, बताओ फ्री टू मूव होता तो भाई ऐसा आ जाता ये वेक्टर और ये भी मूव कर जाता। ऐसा तो नहीं हो सकता ना, ऐसा तो नॉनसेंस ही हो जाएगा ऐसा होगा तो। ठीक है, तो इसका मतलब क्या? इसका इनिशियल पॉइंट जो है फिक्स्ड है, इसका इनिशियल पॉइंट फिक्स्ड है, तो ए में ही फोर्स लगा सकता है, ये बी में फोर्स लगाएगा तो दूसरा वेक्टर चाहिए उसके लिए। तो ए वेक्टर के लिए जो फोर्स अप्लाई हो रहा है, दिस फोर्स इज अ लोकलाइज्ड वेक्टर। क्यों? इसका इनिशियल पॉइंट फिक्स्ड है इसलिए। ठीक है, ओके, चलो, तो इतना अपने को समझ में आ गया। ठीक है, तो एक छोटा सा एक्टिविटी तुम लोग का टेक्स्ट बुक में है, एक्टिविटी 1 करके, ठीक है, स्टेट बोर्ड के टेक्स्ट बुक में एक्टिविटी 1। तो वो एक्टिविटी तुम लोग को सॉल्व करना है। ठीक है, एक ट्रायंगल दिया है और उसमें बस अपने को नाम लिखना है वेक्टर का। ओके, पी वेक्टर, क्यू वेक्टर, आर वेक्टर, माइनस टू पी वेक्टर, माइनस क्यू वेक्टर, या फिर माइनस आर वेक्टर, यही आएगा उसमें। ठीक है, तो एक्टिविटी 1 देखना, जस्ट लोकलाइज वेक्टर के बाद का सेक्शन है एक्टिविटी 1 का, वो तुम लोग एक बार सॉल्व करना, और आगे हम लोग अलजेब्रा ऑफ वेक्टर से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलो, ठीक है, आज का लेक्चर यहीं पे एंड करता हूँ।